नमस्कार दोस्तों, मैं एकता श्रीवास्तव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही प्यारी सी कहानी जिसका शीर्षक है दिल की बात। तो चलिए शुरू करते हैं। आज रजनी का जन्मदिन था। सभी दोस्तों को बुलाया था उसने। काम थोड़ा ज़्यादा था तो काम वाली बाई शीला को देर तक रुकने का बोल दिया था। वैसे उसे शीला फूटी आँख नहीं सुहाती है, लेकिन मजबूर है। एक तो जॉब के कारण, वैसे भी घर के कामों के लिए टाइम नहीं मिलता, तो क्या करे। काम बिल्कुल भी पसंद नहीं है उसे बाइयों के हाथों का, लेकिन अभी तक तो मैनेज करती आई थी वो। और पिछले साल से जब से उसकी सासू माँ का देहांत हुआ है, बाऊजी को वो दिन भर अकेले नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए उसने शीला को काम पर रखा है, जो कि उसके ऑफिस जाने के बाद से लेकर ऑफिस से आने तक उसके घर का और बाऊजी का बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। रजनी के पति का, जिनका नाम राज है, टूरिस्ट जॉब है, तो उनका घर पर रहना और ना रहना लगभग बराबर ही है। दोनों बच्चों, सास ससुर और एक देवर की जिम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाती आई है रजनी पिछले 15 सालों से। उसकी सासू माँ बहुत ही सुलझी हुई महिला थी। रजनी को कभी भी एहसास ही नहीं होने दिया कि ये उसका ससुराल है, बल्कि उसके मायके से भी ज़्यादा प्यार उसे यहाँ मिला था। और वो भी अपने कर्तव्य बहुत ही अच्छे से निभा रही थी। देवर भी 25 वर्ष के हो चुके थे और एक प्राइवेट कंपनी में बहुत ही अच्छी नौकरी पर लग चुके थे। तो उसने एक दिन बाबूजी से कहा कि अब तो छोटी बहू लाने का वक्त आ ही गया है, क्यों ना हम अब राहुल के लिए भी अच्छी सी दुल्हन ढूंढना शुरू कर दें। इस पर बाबूजी ने उसे समझाया था, बेटी मैं चाहता हूँ कि अभी 2-4 साल और ना करो राहुल की शादी, उसे पहले अच्छे से सेटल तो हो जाने दो, थोड़ा बहुत कमा के बैंक बैलेंस बनाने दो, फिर सोचना शादी की। अभी तो कच्ची नौकरी है, पक्की हो जाए और ऊपर वाला कमरा अच्छे से अपने लिए मरम्मत करवा ले, तभी सोच पाऊंगा बेटी मैं तो शादी की। बाबूजी तो इतना सब कहकर वॉक के लिए निकल गए, लेकिन रजनी सोच में पड़ गई कि आखिर इतना सब करने की क्या ज़रूरत है राहुल को। जब मैं ब्याह कराई थी तब 10 वर्ष के ही तो थे राहुल, छोटे से 5वीं कक्षा में पढ़ते थे। मैंने तो बेटे की तरह ही पाला उन्हें, कोई कमी कभी नहीं रहने दी। 1 साल बाद मेरी नैना हुई और फिर 2 साल बाद नूपुर। 3 बच्चों की जिम्मेदारी अचानक से आ गई थी मेरे सर पर, लेकिन मेरी सासू माँ ने कभी भी कोई कमी नहीं रहने दी मेरे और मेरे बच्चों के ख्याल रखने में। फिर अब तो थोड़ा मैं भी चाहती हूँ कि एक देवरानी आ जाए, जिससे कि घर संभालने में तो मदद मिलेगी ही, साथ में एक छोटी बहन, एक सहेली भी मिल जाएगी मुझे। ये सब सोच ही रही थी कि घड़ी की तरफ देखा। अरे बाप रे, 7 बज गए। भागम भाग शुरू। नहाना, कपड़े, पूजन, नाश्ता, टिफ़िन, ये सब करने में उसे 9 बज जाते थे। फिर सबको नाश्ता करा के, अपना, राहुल का और बच्चों का लंच पैक करके तैयार होकर जैसे ही निकलती, शीला आ जाती थी बाकी का काम और घर संभालने। बाबूजी को रजनी ही खाना खिला के जाती थी। बच्चों के स्कूल की छुट्टी 4 बजे हो जाती थी और रजनी 6 बजे घर आ जाती थी। देवर ऑफिस जाते समय उसे रास्ते में ड्रॉप कर दिया करते थे और लौटते समय वह लोकल बस से आ जाया करती थी। रोज की भागम दौड़ में ज़िंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी कि एक दिन अचानक ऐसा हुआ जिसने रजनी को शॉक कर दिया था। पूरे घर के कपड़े वही धोती थी, वॉशिंग मशीन में और जेबों को भी चेक किया करती थी। आज धोने के लिए जैसे ही सबके कपड़े निकाले तो देखा राहुल के जीन्स की जेब में से एक लेडीज परफ्यूम की खुशबू से महकता हुआ रुमाल निकला, जो न तो उसका था और न ही घर में किसी का। अब तो भाई शक की सुई घूमना तय थी। उसने मन ही मन सोच लिया कि ज़रूर हो ना हो कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन पता कैसे किया जाए। क्या उसे सीधे राहुल से ही इस रुमाल के बारे में पूछ लेना चाहिए या फिर कुछ अपने ही तरीके से पता लगाना चाहिए। मैं भी ना कितना सोचती हूँ, ऐसा कुछ नहीं होगा, गलती से आ गया होगा, किसी ऑफिस वाली लड़की का होगा, वगैरह वगैरह। एक संडे की सुबह उसने कयास लगाया कि जब राहुल सो रहा होगा वो उसका मोबाइल फ़ोन चेक करेगी। हाँ और नहीं तो क्या, मेरी नाक के नीचे क्या गुल खिल रहे हैं और मुझे खबर तक नहीं। कल को कुछ ऊंच नीच हो जाएगी तो दुनिया वालों को क्या जवाब दूंगी मैं। लोग तो यही कहेंगे ना कि देखो बेचारे की माँ नहीं है अब इस दुनिया में, तो देखो भाभी ने ज़रा भी ध्यान नहीं रखा। मन ही मन खुद को समझाते हुए उसने तफ्तीश शुरू कर दी। थैंक गॉड मुझे राहुल के मोबाइल का पासवर्ड पता था। उसमें लास्ट डायल में जाकर सबसे ज़्यादा डायल किए जाने वाले नंबर को उसने चेक किया,
फिर व्हाट्सएप, फेसबुक सब चेक किया। निकल कर आया कि एक नंबर है जो कुछ स्पेशल है। फटाफट से उसने अपना फेसबुक प्रोफाइल खोला और चेक किया उस लड़की का प्रोफाइल। मोहिनी खन्ना, जी हाँ, पंजाबी कुड़ी। तो ये बात है, राहुल को पंजाबी कुड़ी पसंद है। अब तो कंफर्म करना ही पड़ेगा। नाश्ते के टेबल पर जब पूरा परिवार एक साथ बैठता था, रजनी ने मौका देख के चौका मारा। राहुल, मैंने क्या सोचा है ना कि अब तुम्हारे लिए लड़की देखना शुरू कर दी जाए। आज संडे है और मेरे पास टाइम है। तुम 2-4 अच्छे से पोज वाले फ़ोटो प्लीज़ मुझे भेज देना। राहुल ये सब सुनकर बीच में ही टोक कर बोला, अरे भाभी, अभी कहाँ शादी वादी, इतनी जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं करने वाला मैं। नई नई नौकरी लगी है, ज़रा 4 पैसे जोड़ने तो दो, थोड़ा सेटल हो जाऊँ। 2-4 साल में फिर देखता हूँ। ऐसा आंसर मिलेगा, इसी की उम्मीद थी रजनी को। आखिर दिल में मोहिनी को जो सजाए बैठे हैं देवर जी। मन ही मन उसने निश्चय कर लिया था कि अब सच क्या है ये सबके सामने ला कर ही रहेगी वो। बाऊजी और राज इंटरकास्ट मैरिज के सख्त खिलाफ थे। क्या किया जाए कि ये लोग भी राजी हो जाएं शादी के लिए? बहुत मंथन चल रहा था रजनी के दिमाग में। भूख कहाँ थी उसे, पूरी की पूरी थाली उसकी भरी रखी थी। जब उसने ये सब देखा और सब ने उसे टोका, तब जाकर उसकी तंद्रा भंग हुई। कल ऑफिस सुबह निकलने से पहले ही उसने एक योजना बना ली थी जिसको पूरा आज करना था। उसने मोहिनी को कॉल किया और बताया कि वो राहुल की भाभी है और तुमसे मिलना चाहती है। लेकिन राहुल को इसकी खबर भी नहीं लगनी चाहिए। मोहिनी थोड़ा शर्मा तो गई थी, लेकिन सोचने में लगी कि राहुल को नहीं बताना से भाभी का क्या मतलब रहा होगा। खैर, अब कल जब मिलना ही है तो सारे राज मिलकर ही खुल जाने हैं, तो फिर मैं आज क्यों टेंशन लूँ। एक कॉफ़ी शॉप पर दोनों की मुलाकात हुई। एक दूसरे को पहचाना इसलिए आसान हुआ क्योंकि रजनी ने राहुल के मोबाइल में से उसकी फ़ोटो देख ली थी। 1 घंटे तक चली दोनों की मीटिंग, जिससे रजनी को ये तो पता चल गया कि मोहिनी बहुत ही समझदार और अच्छी लड़की थी, जो कि राहुल को पिछले 3 से 4 साल से जानती थी। बहुत प्यार भी करती है और शादी के लिए भी तैयार है। लेकिन राहुल क्यों सेटल होने का बोल रहा था? क्या सच में, या कोई और वजह थी? अब दोनों रजनी और मोहिनी को इसी बात का पता लगाना था और वजह आखिर पता भी चल गई। जी हाँ दोस्तों, आपने सही पहचाना। उनका अंतर्जातीय होना ही उन दोनों की प्यार में बाधा डाल रहा था। वो ये बात अच्छी तरह से जानता था कि बाऊजी कभी भी राजी नहीं होंगे शादी के लिए, इसलिए वो नहीं चाहता था कि उसकी शादी की बात कहीं और भी चले। लेकिन मोहिनी तो पहले से ही काफ़ी उम्र गुजार चुकी थी। आखिर कितना और इंतज़ार करती। उसकी माँ ने अपनी जान की कसम देकर उसकी शादी बहुत दूर फिक्स कर दी थी। राहुल को भनक तक नहीं लगी कि मोहिनी की शादी होने जा रही है। उसे मीटिंग के सिलसिले में दूसरे शहर जाना था। नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा था जब मोहिनी ने उसे आखिरी बार कॉल किया था, लेकिन वो अटेंड नहीं कर पाया, ये सोचकर कि मीटिंग से फ्री होकर आराम से बात कर लूँगा। लेकिन मीटिंग 4 घंटे चली। रात बहुत हो चुकी थी, सो उसने मोहिनी को इस वक्त कॉल ना करना ही ठीक समझा और बस एक मैसेज छोड़ दिया कि कल बात कर लेंगे। लेकिन कल सुबह तो कुछ और ही होने वाला था। मोहिनी की सगाई करने उसके घर वाले जा रहे थे लड़के वालों के यहाँ। अपना फ़ोन मोहिनी जानबूझकर साथ नहीं ले गई थी। स्विच ऑफ करके घर पर ही छोड़कर उसने अपना फ़ोन घर पर ही छोड़कर जाना ठीक समझा। बस एक मैसेज भाभी को ज़रूर कर दिया था कि मेरी सगाई होने जा रही है, अब मैं आपके घर की बहू नहीं बन पाऊँगी। रिंग सेरेमनी हो चुकी थी। इधर राहुल ने जब फ्री होकर मोहिनी को कॉल किया तब पता चला कि उसका फ़ोन तो स्विच ऑफ है। परेशान हो गया बहुत, लेकिन क्या करता। जल्दी से मीटिंग ख़त्म करके अपने शहर वापस आने के लिए रेलवे स्टेशन पहुंचा। वहाँ का नज़ारा जब उसने देखा तो देख के दंग रह गया। मोहिनी और उसका पूरा परिवार एक अजनबी परिवार के साथ बैठे हैं और मोहिनी, वो तो किसी अनजान लड़के के बगल में बैठी मुस्कुरा रही है। थोड़ी देर छुपकर वो ये नज़ारा देखता रहा और कुछ ही पलों में उसे सब कुछ समझ आ चुका था कि ये उसकी मोहिनी का मंगेतर है। जी तो कर रहा था अभी दौड़ कर जाऊं और बता दूं सबको सच्चाई कि ये मुझसे प्यार करती है पिछले 4 साल से। लेकिन फिर सोचा कि किस मुंह से बोलूँगा मैं ये सब। क्या उसकी सगाई तुड़वा कर थाम पाऊँगा उसका हाथ में? कर पाऊँगा उससे शादी? अपने घर वालों के खिलाफ जाकर
नहीं, शायद कभी भी नहीं। इतनी हिम्मत कहाँ थी उसमें। भला जो ये सब कर पाता। दुखी तो था, बहुत दुखी था, लेकिन अपने मन को समझा के बोला, जो हुआ अच्छे के लिए ही हुआ। बस जाने दो मोहिनी जैसी प्यारी लड़की का घर। आखिर कब तक इंतज़ार करती वो मेरा। एक ही ट्रेन थी जिससे उन्हें वापस आना था अपने शहर, बस डिब्बे अलग अलग थे। ट्रेन आ गई, सभी उसमें सवार हो गए और चल दी ट्रेन अपने गंतव्य की ओर। शायद मोहिनी को आभास सा हो गया था कि राहुल भी इसी ट्रेन में है। क्या करे, मन बहुत कर रहा था उससे बात करने का। मम्मी का फ़ोन उठाया और वॉशरूम की तरफ चल दी। राहुल को कॉल किया, वहाँ से आवाज़ आई, नंबर अभी व्यस्त है। कई बार लगाया लेकिन बात नहीं हो पाई। सभी लोग अपने अपने घर पहुँच चुके थे। राहुल बोझिल मन से घर में एंटर हुआ और अपने रूम में जाकर बहुत रोया, बहुत रोया, बहुत रोया। रजनी ऑफिस गई हुई थी और बच्चे स्कूल। बाबूजी अपने कमरे में आराम कर रहे थे। उसे देखने वाला कोई भी नहीं था। हाँ, शीला ने ज़रूर नोटिस किया था कि राहुल भैया को ये क्या हुआ अचानक से। ऐसे व्यवहार तो कभी नहीं करते। वो किसी अनहोनी की आशंका से राहुल के कमरे में एंटर हुई और देखा कि राहुल भैया के मुंह से झाग निकल रहा है। वो बेसुध से पड़े हैं। शीला ने तुरंत रजनी को कॉल किया और फैमिली डॉक्टर को भी फ़ौरन आने को कहा। नीचे जाकर बाबूजी को बुलाया। राहुल को ऐसे देखकर बाबूजी घबरा गए और अपने आप को कोसने लगे। सही समय पर डॉक्टर और रजनी भी आ चुके थे। पता चला कि राहुल ने नींद की गोली का ओवरडोज ले लिया था। उसे ट्रीटमेंट दिया और आराम की बोला। फिर डॉक्टर साहब ने रजनी से अकेले में कहा कि ही इज़ इन हाईली डिप्रेशन। प्लीज़ पता कीजिए ये सब क्यों और कैसे हुआ। डॉक्टर तो इतना बोलकर जा चुके थे, लेकिन रजनी के दिल में कई सवाल और जवाब घूम रहे थे। उसने अपना फ़ोन उठाया और मोहिनी को लगाया, लेकिन उसका नंबर नहीं लग रहा था। बाबूजी से और शीला को बोला कि वो ज़रूरी काम से बाहर जा रही है, 1 घंटे में वापस आ जाएगी। शीला, तब तक तुम घर का ध्यान रखना। टैक्सी की उसने और पहुंच गई उसके घर। डोरबेल बजाई तो उसकी माँ ने गेट खोला और पूछा, ये आपको किससे मिलना है? रजनी ने कहा, मोहिनी से। आप कौन हैं? सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। इतने में मोहिनी नीचे आ गई, बोली, माँ ये मेरी परिचित हैं, इन्हें आने दीजिए। माँ ने कहा, ठीक है, बातें करो तुम लोग, मैं दिया लगाने मंदिर जा रही हूँ। मौका पाकर रजनी ने सारी बात मोहिनी को बता दी। मोहिनी ने अपनी सगाई की रिंग उन्हें दिखाते हुए कहा कि भाभी अब बहुत देर हो चुकी है, मैंने आपको मैसेज भी किया था, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकती, मुझे माफ़ कर दीजिए, और उठकर जाने लगी। रजनी ने झट से उसका हाथ पकड़ा और अपने सर पर रखकर पूछा, क्या सच में तुम राहुल को प्यार नहीं करती? भुला दोगी उसे तुम इतनी जल्दी? बोलो ना मोहिनी, तुम्हें मेरी कसम है, बोलो बोलो मोहिनी, क्या तुम राहुल को भुला दोगी? बोलो मोहिनी। उसने कहा, नहीं, मैं कभी नहीं भुला सकती उसको, लेकिन ऐसे प्यार रिश्ते का क्या मतलब भाभी जो मुकाम तक ही ना पहुंच सके। मैं तो करना चाहती थी ना उससे शादी, लेकिन उसने ही कभी हामी नहीं भरी। अब आप ही बताइए, भला मैं अपने माँ पिताजी को कब तक धोखे में रखती? एक बार भी अगर उसने झूठे मुंह भी शादी का वादा कर दिया होता ना भाभी मुझसे, तो मैं शायद आजीवन तक उसका इंतज़ार कर लेती। लेकिन सच जो है वो आप भी तो जानती है ना। इतना कहकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। रजनी को अपने सारे सवालों के जवाब मिल चुके थे। एक उम्मीद और आशा की किरण लिए हल्की सी मुस्कान के साथ वो मोहिनी से विदा लेकर आ गई और घर पहुंचने से पहले उसने अपने पति राज को कॉल किया और कहा कि कल सुबह तक आ जाइएगा, घर पर बहुत ज़रूरी काम है। राज ने आश्चर्य से पूछा, ऐसा क्या हो गया मैडम, लेकिन आपका हुक्म सर आँखों पर। सीधे बाबूजी के रूम में गई और उसने राहुल के हालचाल लिए। फिर रोते हुए बाबूजी को सब कुछ सच सच बता दिया और राहुल के पास आकर बोली, उसका हाथ अपने हाथ में रखकर, पगले, एक बार तो मुझे अपनी भाभी माँ समझा होता। तुमने कैसे सोच लिया कि घर वाले तुम्हारी पसंद को नापसंद कर देंगे? काश कि ये सब ना हुआ होता। तुमने एक बार अपने दिल की बात मुझे बताई होती। तुम्हारी कसम राहुल, मैं दुनिया से लड़ जाती, लेकिन तुम्हारी शादी मोहिनी से ही करवा के रहती। मिली हूँ उससे मैं, बहुत ही प्यारी और समझदार लड़की है वो। पगली अपने प्यार कुर्बान करने चली थी। किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता राहुल, ज़िंदगी बस तुम दोनों की ही बर्बाद होती। हाँ, वक्त हर गम भुला देता है, लेकिन तब जब हम जिंदा रहते हैं तब राहुल, तब। और तुम तो अपना जीवन ही समाप्त करने चले थे।
वो तो भगवान का लाख लाख शुक्र है कि सही समय पर शीला आ गई, नहीं तो राहुल आज मैं किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती, किसी को भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहती राहुल, नहीं रहती। राहुल और रजनी रोए जा रहे थे। बाबूजी ने भी इन दोनों की सारी बातें सुन ली थी। नैना और नुपुर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन इतना जान गई थी कि उनके चाचू और माँ परेशान हैं। कल की सुबह एक नई उम्मीद और नया सवेरा लेकर आने वाली थी। राज आ चुके थे और रात भर में रजनी ने सारी तैयारियां पूरी कर ली थी। मोहिनी के होने वाले पति यानी कि मंगेतर से भी उसने बात करके उसको सब कुछ बता दिया था। उसे भी कोई एतराज़ नहीं था, सब तैयार थे। बाबूजी ने राज को सारा घटनाक्रम समझा दिया था। राज की आंखों में भी पश्चाताप के आंसू थे। बाहर कार रेडी थी जाने के लिए मोहिनी के घर शगुन लेकर। दोस्तों, ऐसा वाक़या हमारी ज़िंदगी में कभी ना कभी कहीं ना कहीं होता ही रहता है। मैं इस कहानी के माध्यम से ये संदेश देना चाहती हूँ कि अपने दिल की बात अपनों के साथ ज़रूर शेयर करें। ये मानव जीवन हमें बहुत ही मुश्किल और भाग्य से मिलता है, उसे यूं ही न गवा बैठे। डिप्रेशन का सबसे बड़ा इलाज है अपने दिल की बात कह देना। आज हमारी दुनिया में बहुत से लोग इसका शिकार हैं। अपने दिल की बात किसी से नहीं कह पाने के कारण कितनी ही ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी पसंद आएगी और ये ज़रूर उम्मीद करती हूँ कि शायद इस कहानी के माध्यम से कोई तो आशा की किरण जगेगी और कोई ना कोई अपनी बात, अपने दिल की बात किसी अपने खास से कहेगा। बस अब यहीं अपने आप को विराम देती हूँ। नमस्कार, धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। मैं एकता श्रीवास्तव आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ।